वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हुआ। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगले सप्ताह इस मसले पर बैठक होगी और नए प्रावधानों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में हर साल 15 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च के बीच हवा के खराब श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेप लागू किया जाता है। हालांकि इन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रशांत गार्गव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान 15 अक्टूबर से ग्रेप नियमों को लागू करने का सुझाव दिया गया है। मौसम विभाग के डॉक्टर वी.के. सोनी के मुताबिक अगले 2 दिनों में दक्षिण पूर्व की ओर से हवाएं चलेंगी। बता दें, अगले 5 दिन तक वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना है। वहीं 17 और 18 अक्टूबर को हल्की बारिश की होने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ का साथ देने के आरोप में शास्त्री पार्क से एक मौलवी को उठाया है। मौलवी को बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार वह पाकिस्तान आतंकी मोहम्मद अशरफ के साथ घूमता था और कई कामों में उसकी सहायता करता था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मौलवी मोहम्मद अशरफ की किस तरह सहायता करता था। क्या वह किसी वारदात में शामिल रहा है? स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों ने मौलवी को पूछताछ में हिरासत में लेने की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल सेल की जांच में ये बात सामने आई है कि मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई युवक आतंकी मोहम्मद अशरफ के संपर्क में थे। स्पेशल सेल ने 12 अक्टूबर को मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। उस दिन से इन युवकों के मोबाइल बंद हो गए हैं। इनमें से एक युवक मेरठ के पास स्थित एक गांव का रहने वाला है। इस युवक का मोबाइल भी 12 अक्टूबर से बंद है। इस युवक ने मोहम्मद अशरफ के साथ काम किया है। वह कई जगह आतंकी के साथ गया है और साथ ही उसने आतंकी का हमले का काम भी किया है। मानसून की पूरी तरह से विदाई के बाद अब दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ने की राह पर बढ़ रही है। इस कड़ी में एनसीआर के 3 शहर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अभी इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी के उत्तम स्तर पर दर्ज हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया है। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद का 222, गाजियाबाद का 223, ग्रेटर नोएडा का 214, गुरुग्राम का 172 और नोएडा का AQI 188 रहा। जानकारी के मुताबिक रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली धूल भरी हवा के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ी हुई है। अगले 3 दिनों तक इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर 188 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 78 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक अधिक 33.9 और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 26 से 82% दर्ज किया गया। तापमान में बदलाव के कारण दोपहर में सूरज की तपिश अन्य दिनों के मुताबिक हल्की रही और लोग उमस भरी गर्मी से कम परेशान रहे। वहीं शाम को मामूली सर्दी का एहसास रहा। वहीं अगले 24 घंटे में हवा में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद शनिवार से मौसम करवट लेगा और लगातार 3 दिन तक बारिश दर्ज की जाएगी। इसके बाद से हल्की सर्दी का एहसास होने लगेगा। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका डेटा ट्वीट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रोज है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से रोज मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्वीट कर रहा था। पूरा साल सेफ लिमिट में रहता है, लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है।
तो मैंने जो ट्वीट करता हूं रोज, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहां की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की पहली स्मार्ट ऐप माई पार्किंग का लोकार्पण किया। इसके जरिए उपभोक्ताओं को दक्षिण नगर निगम क्षेत्र की सभी पार्किंग में वाहनों के लिए मौजूदा क्षमता, जगहों की उपलब्धता की घर बैठे ही जानकारी मिल सकेगी। इससे लोगों को ना तो अधिक इंतजार करना होगा और ना ही नकद लेन देन की जरूरत होगी। ऐप को दक्षिण निगम ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। लोकार्पण के इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान, स्थायी समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल BK ओबरॉय, आयुक्त ज्ञानेश भारती, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्किंग ऐप के जरिए नागरिकों को घर बैठे ही पार्किंग स्थल पर पार्किंग की उपलब्धता सहित सभी जानकारियां मिलेंगी। इससे लोगों की सहूलियत बढ़ेगी तो पार्किंग का नया अनुभव भी मिलेगा। इस स्मार्ट पार्किंग ऐप की सहायता से कैशलेस और पेपरलेस लेन देन संभव होगा। वहीं इसी बीच महापौर मुकेश सूर्यान ने कहा कि नागरिकों की तरफ से काफी समय से मांग की जा रही थी। उन्नत तकनीक और सूचना माध्यमों के जरिए दक्षिण निगम के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले को ऐप आधारित पार्किंग व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरे कट ऑफ के दाखिले बुधवार को बंद हो चुके हैं। अभी इस कट ऑफ के आधार पर फीस जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार तक है, लेकिन इस कट ऑफ में नामी कॉलेज में राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और साइकोलॉजी ऑनर्स, BCom ऑनर्स में काफ़ी दाखिले हो गए हैं। ऐसे में कई कॉलेजों में इन कोर्सेज के लिए तीसरी कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। IP कॉलेज में कई कोर्सेज की सामान्य की सीटें भर जाएंगी। यहाँ कुल 1300 सीटें हैं, जिसमें से करीब 900 भर चुकी हैं। यहाँ BA ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स में दाखिला खुला रहेगा। हिंदू कॉलेज में भी कई कोर्सेज के लिए 1850 दाखिले हो चुके हैं। यहाँ दूसरी कट ऑफ में इकोनॉमिक्स और BCom ऑनर्स और कुछ साइंस कोर्सेज में दाखिले खुले हैं, लेकिन अब इन कोर्सेज में भी दाखिले हुए हैं। BCom ऑनर्स में तो कुल 79 सीटों पर 101 दाखिले हो चुके हैं। हालांकि कॉलेज में तीसरी कट ऑफ में भी इकोनॉमिक्स के लिए दाखिले खुले रहेंगे। वहीं कुछ कॉलेज में दाखिले रद्द भी हुए हैं। इस कारण से तीसरे में कट ऑफ में मामूली गिरावट के साथ छात्रों के लिए दाखिले का चांस बन सकता है। हालांकि कॉलेज में सीट उपलब्ध होने पर भी दाखिला मिल सकेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में भी अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, गणित, इकोनॉमिक्स में दाखिले तीसरे कट ऑफ के बाद बंद हो जाएंगे। अब कॉलेज शुक्रवार को तीसरी कट ऑफ को लेकर बैठक करेंगे, जिसके बाद शनिवार को तीसरे कट ऑफ जारी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी राजनीतिक संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि उसे सुलझाने की कोशिश जारी है। एक बार फिर पंजाब को लेकर दिल्ली से मोहाली तक में हलचल तेजी होती दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली के पंजाब भवन में हैं, जहां उनकी पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात होगी। दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत और KC वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी आला कमान को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मेरे नेता हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर भरोसा है। आला कमान का हर फैसला मुझे मंजूर है। हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह ने साफ कहा है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला मंजूर होगा। इससे साफ पता चलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करना चाहिए और संगठनात्मक संरचना की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इसकी घोषणा कल होगी। मौसम विभाग ने पटना के साथ साथ दक्षिण बिहार के 19 जिलों के 1-2 जगहों पर हल्की से मध्य बारिश को लेकर अलर्ट जारी करा है। इस दौरान उत्तर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण सहित 19 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो सकती है। लेकिन शनिवार 16 अक्टूबर के बाद राज्य के 38 जिलों में 1-2 जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम में थोड़ी ठंडी देखी जा सकती है। कोवैक्सीन कोरोना टीके पर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा।
DCGI से इसकी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वह भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी। उसके बाद ही बच्चों को टीका लगना शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 14 अक्टूबर की शाम से एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर के दौरान भारी गोलाबारी हुई है। इस एनकाउंटर में राइफलमैन विक्रम सिंह और राइफलमैन योगंबर सिंह शहीद हो गए। आतंकियों से लोहा लेने के दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। विक्रम सिंह और योगंबर सिंह ने आतंकियों से जंग के दौरान साहस का परिचय देते हुए जमकर मुकाबला किया और देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा दी। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राइफलमैन विक्रम सिंह और योगंबर सिंह को देश उनकी वीरता के लिए याद रखेगा। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ड्रग्स केस के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से शुक्रवार को वीडियो कॉल के जरिए बात की। आर्यन मुंबई की अर्थर रोड जेल में बंद है। मिली जानकारी के अनुसार आर्यन की अपनी पेरेंट्स से 10 मिनट तक बातचीत की। अर्थर रोड जेल में वीडियो कॉल की सुविधा पिछले साल कोरोना महामारी में शुरू हुई थी ताकि कैदी अपने घर वालों और वकीलों से बात कर सकें। बता दें कि मुंबई की विशेष अदालत ने आर्यन की जमानत अर्जी पर 20 अक्टूबर के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। शाहरुख और गौरी जेल अधिकारियों से लगातार अपने बेटे की तबीयत को लेकर बात करते रहे हैं। देश भर में दशहरे की खूब रौनक है। इस साल 15 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे दशहरे के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में दशहरे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वहीं मुंबई में इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में रावण दहन का कार्यक्रम शाम 6 बजे रखा गया है, जबकि लखनऊ में यह समय रात 8 बजे है। वहीं कानपुर में 9 से रात 9:30 बजे के बीच रावण दहन का कार्यक्रम होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में रावण की ऊंचाई को कम कर दिया गया है। पहले जहां 150 फीट का रावण बनाया जाता था, तो अब वहीं इसकी लंबाई को कम कर दिया गया है। अब यह सिर्फ 50 फीट का ही बनाया जा रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट सर्दियों में 6 नवंबर से बंद हो जाएंगे और गंगोत्री के कपाट को 5 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ बद्रीनाथ तीर्थ को 20 नवंबर की शाम 6:45 बजे से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ठंड के मौसम की वजह से तीर्थों के बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। इन मंदिरों में कोरोना से पहले देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हर साल ये मंदिर सर्दियों के दौरान बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि तब ये बर्फ से ढक जाते हैं।